चलिए अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर जेड इफेक्टिव, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक, अब यहां से पीरियोडिक टेबल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एटॉमिक रेडियस की बात करें, नाम से समझ में आ रहा है, रेडियस जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होता है, और एटॉमिक मतलब एटम का रेडियस। अब सुनने में ये जितना आसान लगता है, इजी लगता है, ये उतना ही डिफिकल्ट काम है फाइंड आउट करना, क्योंकि पहली बात तो एटम जनरली अकेला आइसोलेटेड फॉर्म में मिलता नहीं। केवल नोबल गैसेस ही ऐसे एटम्स हैं जो आइसोलेटेड मिलते हैं, अदरवाइज बाकी जितने भी एटम्स होते हैं वो जनरली नेचर में बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं। तो पहली बात तो उन्हें आइसोलेट करना अलग है। तो एटम अगर खुद ही बॉन्डेड है तो फिर उसका रेडियस अकेले निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। एटम एक तो आइसोलेटेड मिल नहीं रहा है, दूसरा अगर एटम आइसोलेटेड मिल भी गया तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, रेडियस का मतलब क्या होगा, किसी भी सर्कल का रेडियस जो निकालते हैं हम लोग, वो सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट सर्कमफरेंस होता है वहां का डिस्टेंस हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेडियस। लेकिन ये रेडियस एटम के लिए निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा उसी को तो हम लोग उसका आउटर मोस्ट सर्कमफरेंस या डिस्टेंस मानेंगे। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनका एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली आइडेंटिफाई कर पाना, डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, उसका पोजीशन फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि वो एक वेव की तरह, वेव नेचर भी शो करता है, तो वो अपनी जगह पर वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहां है या यहां है, जिसकी वजह से डिस्टेंस में या रेडियस में थोड़ा सा कैलकुलेशन में फ्लक्चुएशन आता है। और इसी के लिए रेडियस कभी भी आइसोलेटेड एटम का कैलकुलेट ना करके हम बॉन्डेड फॉर्म में निकालते हैं। बॉन्डेड फॉर्म में जो मैं अभी तरीका बता रहा हूं ये हर जगह पर कॉमन रहेगा। सेम एटम, दो तरह के एटम बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे, या तो होमो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब दोनों सेम एटम हो जिनके बीच में बॉन्ड बना है। हेट्रो एटॉमिक मतलब दोनों डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो हम लोग एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जनरली जो केस कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, होमो एटॉमिक, क्योंकि उसमें ईएन डिफरेंस नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। दो एटम, सेम टाइप के एटम, कैसा भी बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, मतलब ओवरलैप हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं। दोनों एटम का क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन यहां है या यहां है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड्री है कहीं ना कहीं आपस में मर्ज हो सकती है। तो हम लोग तरीका क्या देखते हैं, मान लो ये दोनों एटम सेम है, इस एटम को नाम दिया ए, इस एटम को भी नाम दिया ए, दोनों होमो एटॉमिक बॉन्डेड एटम का हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है। ये जो डिस्टेंस आया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहां पर, डीएए। डीएए मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को जब हम हाफ कर देते हैं, 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ध्यान रखें 1/2 बोलने का मतलब 1.5 नहीं है, केवल एक हाफ पार्ट है। तो 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू होमो एटॉमिक बॉन्डेड एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो इस तरह से हम लोग रेडियस निकालेंगे, चाहे ए और ए के बीच में कैसा भी बॉन्ड हो, उस बॉन्ड के बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस रेडियस को कोवेलेंट रेडियस बोल दिया जाएगा। वंडरवॉल फोर्स है तो वंडरवॉल बॉन्ड या वंडरवॉल रेडियस बोल दिया जाएगा। अगर मेटालिक बॉन्ड है ए और ए के बीच में तो इसे मेटालिक रेडियस बोल दिया जाएगा। बट हर किसी में हम यही करेंगे, दो सेम एटम, उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास उसका रेस्पेक्टिव रेडियस आ जाएगा। देखिएगा कंडीशन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, तो देखिए बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, अभी मैंने बोला जो दो एटम्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि नोबल गैसेस के अलावा जनरली जो दूसरे एटम्स हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं। तो बॉन्डेड फॉर्म के बेसिस पे हम लोग अलग अलग रेडियस निकालने वाले। फर्स्ट विल बी कोवेलेंट रेडियस। नाम से समझ में आ रहा है दोनों एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड आप प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग का मतलब है कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होगी, बाउंड्रीज आपस में क्या करेंगी, मर्ज करेंगी। ठीक है, दूसरा मेटालिक रेडियस आ रहा है, नाम से समझ में पड़ रहा है जो दो एटम्स होंगे जिनका हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे उनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड जनरली मेटल्स में एग्जिस्ट करता है और मेटल हम लोग जानते हैं 3D क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर दो एटम्स आपस में बाउंड्रीज उनकी टच हो रही होती है ऑलमोस्ट। वंडरवॉल रेडियस
नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा रेडियस जहां पर दो स्पीशीज के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और लास्ट में फिर हम लोग आयनिक रेडियस की बात करेंगे। देखें, सबसे पहला जो टाइप हम लोग यहां कंसिडर कर रहे हैं दैट इज कोवैलेंट रेडियस। अब कोवैलेंट रेडियस का मतलब क्या हुआ, सपोज ये एक एटम है ए और ये दूसरा एटम है ए, दोनों एटम ए है, ए और ए, लेकिन इनके बीच में आपको क्या ये ओवरलैप्ड रीजन दिख रहा है? तो यस, ओवरलैप्ड रीजन। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट रेडियस में कैसा बॉन्ड होना चाहिए दोनों एटम के बीच में? कोवैलेंट बॉन्ड। और हम लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम के बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग। ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकलेगा दोनों के, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, अगर इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं बोल दूं DAA, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूं तो ये जो रेडियस आएगा, इस रेडियस को मैं कौन सा नाम दूंगा बेटा? कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम ए। बट एक खास बात समझिए, दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनाते हैं, सपोज मैंने कार्बन एग्जांपल लिया, तो हम जानते हैं कार्बन कार्बन दोनों एटम तो सेम है, बट कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो हम जब भी कोवैलेंट रेडियस निकालते हैं, हम लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम यहां पर कौन सा कोवैलेंट रेडियस लेते हैं, कैसा कोवैलेंट बॉन्ड लेते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लेते हैं। इसीलिए कोवैलेंट रेडियस को जनरली जो डिनोट किया जाता है वो SBCR से डिनोट किया जाता है, और SBCR का मतलब हो गया सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस। देखें कंडीशन, सबसे पहले अगर यहां पर कोवैलेंट रेडियस की या बात करें हम, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? RCOV से। R स्टैंड्स फॉर रेडियस, COV स्टैंड्स फॉर कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम इन दिस केस। ये जितने भी रेडियस हम देखेंगे, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कोवैलेंट, मेटालिक और वंडरवॉल की, क्योंकि ये तो आयंस के लिए निकाला जाएगा, बट एटम्स के लिए जब मैं बात करूं, ये रेडियस जब हम निकालेंगे, इनमें सबसे छोटा रेडियस जो आएगा वो कौन सा आएगा? कोवैलेंट रेडियस। क्योंकि कोवैलेंट में एटम की बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी? ओवरलैप हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। बाकी किसी में इतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा, कोवैलेंट रेडियस is half of the internuclear distance between two singly bonded homo atom, जो अभी मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट भी किया था। एक एटम ए, दूसरा एटम ए, दोनों ए और ए, कोवैलेंट बॉन्ड है यहां पर, दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जब मैं हाफ निकालता हूं तो वो हमें क्या देता है? कोवैलेंट रेडियस की वैल्यू। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। SBCR ऑफ कार्बन एटम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, SBCR का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस। किसका सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस निकालना है? कार्बन का। कोवैलेंट रेडियस निकालने के लिए होमो एटम्स के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कार्बन का कार्बन से बॉन्ड होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से डी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहां अकेला ही कार्बन है, तो कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं C2H2 जो है, यहां पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो यहां पर आप SBCR नहीं निकाल पाएंगे, यहां डबल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस निकलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज C2H6, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड मिलेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और इस सिंगल बॉन्ड का जो यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा, उसका जब हम हाफ करेंगे तो हमें कार्बन का क्या मिल जाएगा? SBCR। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। इफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल A2, ठीक है ना, ऑफ मॉलिक्यूल A2, AA बॉन्ड शो कर रखा आपको, इज DA एंड कोवैलेंट रेडियस इज RA, देन रिलेशन दे रखा है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो दो एटम A हैं उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? DAA से। और इस DAA को जब मैं हाफ कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेडियस। इसी को मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वाइस ऑफ RA विल बी डिस्टेंस बिटवीन AA, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन AA। एक एग्जांपल आ रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब याद करें, क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। अगला क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में हम जानते हैं जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड बना मतलब यहां पर हम कोवैलेंट रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दे रखा है Cl2 का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका वैल्यू है 1.98 एंगस्ट्रॉम। सो
अब अगर आपको इसका कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो आपको क्या करना है, 1.98 का हाफ करना है, इससे हमें मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, दैट कम्स आउट टू बी 0.99 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड टाइप के रेडियस की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड टाइप का रेडियस है मेटालिक रेडियस, या जिसे हम लोग क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। क्यों बोला गया क्रिस्टल रेडियस? मेटालिक रेडियस नाम से समझ में आ रहा है, जनरली मेटल्स के लिए निकाला जाएगा। और याद करिए, मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मेटल का जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होता है, और क्रिस्टल लैटिस में मेटल्स का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटालिक बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, ये जो दो एटम्स हैं इसको आप अलग से कर ले, इसको हम लोग लार्ज व्यू में देख लेते हैं। इस तरह से आ गया, सपोज ये मेटल ए का एटम है, ये भी मेटल ए का एटम है, दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगेन हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, DAA। और इस बार हम दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड ले रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड ले रहे हैं। तो इस बार जो रेडियस निकलेगा उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे M से। M मतलब मेटालिक रेडियस की बात कर रहा हूं, MET लिख दे रहा हूं मैं। और निकालने का तरीका सेम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करना है, हाफ। चेक करते हैं इसे, हाफ ऑफ the internuclear distance between two adjacent metallic atom, half of the internuclear distance between two adjacent metallic atoms in crystal lattice structure. Second, there is no overlapping of atomic orbital. आप देख सकते हो यहां पर A और A के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, सिर्फ इनकी बाउंड्रीज टच कर रही हैं, और इसीलिए इसमें ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से, क्योंकि ये दूर हैं थोड़े से, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा प्रीवियस कोवेलेंट के कंपैरिजन में। हेंस मेटालिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट, यह कंडीशन आ जाती है। आगे मूव कर रहे हैं, थर्ड टाइप का जो रेडियस आ रहा है दैट इज वंडरवॉल रेडियस। अब ध्यान से सुनेंगे, वंडरवॉल रेडियस वैसे तो नॉन मेटल्स और इनर्ट गैसेस दोनों के लिए निकाली जाती है, बट जनरली हम हमारे सिलेबस में ये किसके लिए यूज करेंगे, इनर्ट गैसेस के लिए। अब एक बात बताइए, इनर्ट गैसेस जनरली बॉन्डेड होते हैं या नॉन बॉन्डेड होते हैं, तो नॉन बॉन्डेड। तो वंडरवॉल रेडियस के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम, ऐसे दो एटम जिनके बीच में डायरेक्टली कोई बॉन्ड नहीं और वो पास पास हो, उनके लिए वंडरवॉल रेडियस निकालते हैं। और वंडरवॉल रेडियस निकाला जाता है सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। क्योंकि अगर मैं इनर्ट गैसेस की बात करूं तो ये गैस है। अब सपोज यहां मैंने हीलियम लिया, यहां हीलियम लिया गैसियस फॉर्म में, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, वीक अट्रैक्शन होगा, वंडरवॉल अट्रैक्शन जरूर होगा, बट कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। अब ये हीलियम और ये हीलियम अगर गैसियस फॉर्म में, और मैं रेडियस निकालने गया, मैंने इधर से टेप लिया, नापना शुरू करा, ये गैस से उड़ गया, ये गैस से उड़ गया, तो मैं इनके पीछे भागता तो नहीं फिरूंगा ना कि रेडियस कहां आया, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। इसीलिए हम इन्हें कंप्रेस करके सॉलिडिफाई कर देते हैं ताकि जो हीलियम के एटम्स हैं वो एक पोजीशन पे फिक्स हो जाए, फिर उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला जाता है और उसका हाफ करके रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। देखें, वंडरवॉल रेडियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा VWR, दैट इज वंडरवॉल रेडियस। दोज एटम्स लाइक नोबल गैसेस, कभी कभार नॉन मेटल भी हो सकता है बट जनरली इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। दोज एटम्स लाइक नोबल गैसेस विच आर नॉट बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए निकालेंगे विथ ईच अदर एक्सपीरियंस ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। वो वीक फोर्स कौन सा होगा, तो वंडरवॉल फोर्स होगा। दुनिया के हर दो स्पीशीज के बीच में जिनमें कोई डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं है, उनके बीच में कम से कम वंडरवॉल फोर्स तो होगा ही होगा। आगे बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ की बात कर रहा है, एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम इन सॉलिड स्टेट। ध्यान दें, सॉलिड स्टेट अभी मैंने आपको बताया इज नोन एज वंडरवॉल रेडियस। इनर्ट गैस हैव ओनली वंडरवॉल रेडियस। इनर्ट गैस के लिए आप मेटालिक रेडियस नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इनका क्रिस्टल लैटिस नहीं बनेगा। दूसरी बात, आप इनके लिए कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाल पा रहे, तो इनके लिए हम लोग सिर्फ जो कंसीडर करेंगे वो कौन सा रेडियस होगा, वंडरवॉल रेडियस होगा। इन मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल सॉलिड्स, मैंने बोला था वंडरवॉल रेडियस इनर्ट गैस और कभी कभार नॉन मेटल्स के लिए निकलेगा, और वंडरवॉल रेडियस कौन से फॉर्म में निकाला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो अगर कोई नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो नॉन मेटल के लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस तो निकाल ही सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस। साथ ही साथ
अगर ये नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो एक नॉन मेटल के मॉलिक्यूल और दूसरे नॉन मेटल के मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो वीक फोर्स है। तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो मुझे कौन सा मिल जाएगा, वंडरवॉल रेडियस। चेक करें, सपोज एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मैंने मॉलिक्यूल लिया Cl2 का, क्लोरीन क्लोरीन है ये। अभी आप देखें तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या यहां पर ओवरलैपिंग दिख रही है आपको? तो यस, अगर ओवरलैपिंग है मतलब कौन सा बॉन्ड बना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो DAA मैं लूंगा ये कौन सा डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोवेलेंट बॉन्डेड फॉर्म में। और इसका जब मैं हाफ करूंगा तो ये जो रेडियस आएगा कोवेलेंट बॉन्डेड फॉर्म में, ये कौन सा रेडियस कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा Cl2 का। अगला Cl2 मॉलिक्यूल, भाई एक Cl2 तो होगा नहीं ना, बहुत सारे Cl2 होंगे। यहां पर भी इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है आपको यहां पर। इसका जब मैं हाफ करूंगा तो जो रेडियस आएगा, अगेन ये कौन सा रेडियस होगा, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन एक बात बताइए, इस Cl2 मॉलिक्यूल और अगले Cl2 मॉलिक्यूल, क्या इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डायरेक्टली कोई कोवेलेंट बॉन्ड है? नहीं। दो मॉलिक्यूल के बीच में, जिनके बीच में डायरेक्ट कोई बॉन्ड नहीं, उनके बीच में एक वीक फोर्स होता ही होता है। और मैंने अभी बताया वो वीक फोर्स कौन सा होगा, तो वो वंडरवॉल फोर्स होगा। तो हमें क्या करना है, दो एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स, मतलब ये और ये दोनों नॉन बॉन्डेड है, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला और उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ अगर हम कर देंगे तो हमें कौन सा रेडियस मिल जाएगा, वंडरवॉल रेडियस। और आप इजीली ये बात देख सकते हैं कि ये जो कोवेलेंट रेडियस का डिस्टेंस होगा और वंडरवॉल रेडियस का डिस्टेंस होगा, इसमें से ज्यादा कौन आएगा बेटा, वंडरवॉल रेडियस आएगा। चेक करते हैं इस फैक्ट को, देखिएगा ये एक डायग्राम है। एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है। इसका ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जब मैं हाफ कर रहा हूं तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको मैंने बोला कोवेलेंट रेडियस, RCOV। अगेन यहां पर भी आप देखो इस डिस्टेंस को, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है कोवेलेंट बॉन्डेड फॉर्म में, इसका अगर मैं हाफ करूंगा तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, RCOV। लेकिन इस Cl2 मॉलिक्यूल और इस Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में यहां कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ये शो कर रखा है सिर्फ रेडियस को, कोई बॉन्ड नहीं है। इसके बीच में कौन सा फोर्स होगा, यहां पर वंडरवॉल फोर्स होगा। तो बेटा दो नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम के डिस्टेंस का हाफ अगर आप निकालते हो तो इस हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर वंडरवॉल रेडियस। तो ये सॉल्व करने का तरीका रहेगा वंडरवॉल रेडियस को। अब एक खास बात आती है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तीनों रेडियस की तो ध्यान से देखें, दो एटम्स हैं, कोवेलेंट रेडियस में दोनों एटम्स की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। मतलब ये सपोज दोनों के न्यूक्लियस है, एटम ए का न्यूक्लियस, एटम ए का न्यूक्लियस, ओवरलैपिंग हुई तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ा या ओवरलैपिंग की वजह से कम हो गया, कम हो गया। और इसका हाफ करना है तो अब आपको क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक में इनके ओवरलैपिंग नहीं हुई, सिर्फ बाउंड्रीज टच है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पहले से बढ़ गया। और वंडरवॉल रेडियस में दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, और दूर चले गए, इसका मतलब इसका हाफ और ज्यादा बड़ा आएगा। इसका मतलब यह निकल के आता है कि वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। दूसरा एक फैक्ट देखा गया है, और वो फैक्ट कैसे देखा गया है, तो वो फैक्ट इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात कर रहा हूं। Cl2 मॉलिक्यूल है ना, नॉन मेटल है, इसके लिए कोवेलेंट रेडियस भी निकलता है, वंडरवॉल भी निकलता है। इसका जब कोवेलेंट रेडियस का डेटा देखा गया तो वो डेटा कितना मिला, 0.9 एंगस्ट्रॉम। और जब इसका वंडरवॉल रेडियस देखा गया तो वो कितना मिला, 1.8 एंगस्ट्रॉम। तो इससे एक कंक्लूजन निकाला गया, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, जनरल कंक्लूजन है कि वंडरवॉल रेडियस कैसा दिख रहा है, डबल दिख रहा है कोवेलेंट रेडियस के। तो ये रिलेशन आप देख सकते हैं, वंडरवॉल रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। इसीलिए क्या होगा जब हम किसी भी गिवन पीरियड में बात करते हैं, जैसे सेकेंड पीरियड की बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लियोन। लिथियम और बेरिलियम क्या हो गए, मेटल। मेटल के लिए हम लोग जनरली मेटालिक रेडियस निकालेंगे। बोरॉन से लेकर फ्लोरीन तक नॉन मेटल्स आ गए, मेटलॉइड्स आ गए, इनके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे। तो बताइए मेटालिक और कोवेलेंट में से बड़ा कौन होता है, मेटालिक रेडियस। इसीलिए लिथियम बेरिलियम का साइज बोरॉन कार्बन वगैरह से ज्यादा होगा। और लास्ट में कौन आएगा, नियॉन। वंडरवॉल रेडियस निकलेगा नोबल गैसेस के लिए, इसीलिए नोबल गैस का जो रेडियस होता है, वंडरवॉल रेडियस होता है, वो बाकी सबके मेटालिक या कोवेलेंट के कंपैरिजन में सेम पीरियड में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। देखिए
आगे मूव कर रहे हैं। अगला जो पार्ट आ रहा है, 3 टाइप के रेडियस समझने के बाद, मेटालिक, कोवेलेंट और वंडरवॉल। नेक्स्ट रेडियस इज आयनिक रेडियस। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो नाम से समझ में आ रहा है हम आयंस के रेडियस की बात कर रहे हैं। और आयन 2 तरह के होते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो कैटायन और नेगेटिव चार्ज आ गया तो एनायन। तो हम दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कैटायनिक रेडियस। देखिए कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो व्हेन अ न्यूट्रल एटम loses electron, it converts into cation, that is positively charged ion। जैसे एग्जांपल की बात करूं, सोडियम लिया, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया तो क्या बन जाएगा बेटा? Na+, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, cationic radius is always smaller than atomic radius because after losing electron, number of electron reduces, therefore number of proton are still same, therefore due to this Z effective increases, so size decreases। इस पॉइंट को समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने बात करी सोडियम की, ठीक है ना। सोडियम से Na+ बनाया। अब एक बात देखिए, जब आप Na+ बना रहे हैं तो सोडियम के पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की क्वांटिटी है P या Z, वो कितना है? 11। Na+ में भी प्रोटॉन तो 11 ही है। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहां 11 थी, बट यहां इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी हो गई? 10। अब एक बात समझिएगा, क्या Na और Na+, भाई ये Na क्या हो गया? पेरेंट एटम, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, और ये इसका क्या हो गया? कैटायन या डॉटर एटम या डॉटर आयन बोल सकते हैं। तो पेरेंट और कैटायन का जब भी साइज का कंपैरिजन होगा तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। क्यों हुआ? ध्यान से देखिए, क्या Na और Na+ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एटम है या नहीं है? क्या ये दोनों Na के स्पीशीज है या नहीं है? और मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट या लास्ट लेक्चर में बोला था Z इफेक्टिव में कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में हम लोग एक कॉमन सा फैक्टर यूज करते हैं, और वो फैक्टर कौन सा होता है? Z इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब आप खुद बताइए, अगर Na और Na+ में मैं Z इफेक्टिव कंपेयर कर रहा हूं तो बेटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज नहीं है या कम है तो Z इफेक्टिव कम है। और अगर किसी का Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। और अट्रैक्शन ज्यादा है तो बेटा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से पास आएगा या दूर जाएगा? पास आएगा। पास आएगा तो साइज या रेडियस कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो साइज या रेडियस आपको मिलेगा वो कम, और यहां पर साइज और रेडियस जो आपको मिलेगा वो ज्यादा। इससे एक रिलेशन भी निकल के आया कि Z इफेक्टिव और रेडियस के ऑर्डर देखिए, क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाले हैं। अब आप देखो, पेरेंट एटम का साइज बड़ा है और कैटायन का साइज छोटा है, तो बेटा साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। ये कंडीशन यहां पर निकल के आती है। देखिए, ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। थर्ड, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। अभी मैंने देखा था या मैंने पॉइंट लिखा था कि जब भी हम Z इफेक्टिव और रेडियस को कंपेयर करेंगे तो साइज और Z इफेक्टिव कैसे निकलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कैटायन का साइज Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और Z इफेक्टिव कैटायन का किस पे डिपेंड करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम हो जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है, Fe+2, Fe+3। सपोज इनके साइज का ऑर्डर आया बेटा एग्जाम में, तो आप देखिए Fe+2, Fe+3, क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एटम है या नहीं है? है। और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एटम में कोई दिमाग नहीं लगाना, एक ही कॉन्सेप्ट काम आएगा शुरू से आखिरी तक, वो है Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अभी क्योंकि सब पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा। मतलब
Fe से ज्यादा Z इफेक्टिव Fe+2 का, और Fe+2 से ज्यादा Z इफेक्टिव Fe+3 का, और जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा उसका साइज क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इसका मतलब साइज का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, जो कि अभी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। Fe का साइज सबसे बड़ा, Fe+2 से छोटा, और Fe+3 का Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा है तो उसका साइज सबसे कम हो जाएगा। सिमिलरली Pb+2 Pb+4, बेटा क्या यहां पर भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एटम है या नहीं है? तो बेटा सेम एटम के जब भी डिफरेंट स्पीशीज दिखे, एक ही कॉन्सेप्ट काम आएगा, दैट इज Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, तो साइज कम आपको देखने को मिलेगा। सेम ट्रेंड देखें यहां पर, ठीक है, सेम ट्रेंड की बात कर रहा हूं। Mn के डिफरेंट स्पीशीज देखें, मैंगनीज डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो Mn का +7 तक का स्टेट आपको दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, साइज कम, पॉजिटिव चार्ज कम, Z इफेक्टिव कम, साइज ज्यादा। ये ट्रेंड यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए कैटाइनिक रेडियस के बाद, कैटाइनिक रेडियस के बाद मूविंग ऑन टू द एनायनिक रेडियस, रिवर्स हो गया। दो तरह के आयन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाला कैटायन, इलेक्ट्रॉन जोड़ा एनायन। एग्जांपल देख रहे हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, Cl से Cl- बना दिया। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बना, Cl-। बताइए इसमें पेरेंट एटम कौन होगा? तो पेरेंट एटम इसमें होने वाला है क्लोरीन, और इसका एनायन कौन होगा, Cl-। अगेन साइज का ऑर्डर देखने की कोशिश कर रहे हैं। Cl और Cl- में से आप बताइए क्या Cl और Cl- डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है? है। एक ही कॉन्सेप्ट बोला मैंने आपको, काम आएगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में हमेशा क्या देखना है, Z इफेक्टिव। देखिए अगर यहां Z इफेक्टिव लिखूं, यहां Z इफेक्टिव लिखूं, तो आप खुद बताइए जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम। इसका मतलब क्लोरीन का Z इफेक्टिव, Cl- का Z इफेक्टिव कम, और क्लोरीन का Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा, बिकॉज Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब आप खुद बताओ, Z इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो आउटर मोस्ट शेल पास आएगा तो साइज कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो रेडियस मिलेगा वो कम, और यहां पर जो रेडियस मिलेगा वो ज्यादा। और अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं कि Z इफेक्टिव और रेडियस जो होते हैं वो इनवर्स होते हैं। तो अब देखो, साइज ऑफ पेरेंट एटम की बात करूं और साइज ऑफ एनायन की बात करूं, दोनों में से किसका साइज बड़ा आएगा, एनायन का। तो पिछले वाले केस में कैटाइनिक रेडियस में साइज ऑफ कैटायन वाज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, और यहां पर रिवर्स आएगा, साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। देखिए इसी पॉइंट को यहां पर यूज कर रहे हैं। When a neutral atom gains electron, it converts into anion, negatively charged anion. पता है हमें, anionic radius is always greater than atomic radius, है ना, या anionic radius is always greater than the radius of parent atom. उसका रीजन आपको दे रखा है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एग्जाम्पल यहां पर ले रहे हैं, फ्लोरीन दे दिया है, फ्लोरीन का पेरेंट एटम, फ्लोरीन का एनायन। हमें पता है आंसर क्या आएगा, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। तो आप देख सकते हैं कि F- का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा है। उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रखा है आपको। चलिए, कैटायन और एनायन के साइज पढ़ने के बाद उन्हीं को यूज करके हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। याद करिए, एक फॉर्मूला आपको बोला था मैंने Z इफेक्टिव के टाइम पे, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। और साइज और Z इफेक्टिव का ऑर्डर कैसा है बेटा, रिवर्स है। तो साइज और Z इफेक्टिव का ऑर्डर ये आ जाएगा। मैंने बोला था ये फॉर्मूला आपको दो जगह काम आएगा, फिर से सुने, ये फॉर्मूला दो जगह काम आएगा पूरे चैप्टर में, आगे भी बार बार काम आएगा, लगातार काम आएगा, क्योंकि चार तरह के मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सेम पीरियड के क्वेश्चन बनते हैं, सेम ग्रुप के बनते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, और चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आए, या इससे पहले जो हमने किया डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का क्वेश्चन आए, एक ही हथियार काम आएगा, और वो हथियार कौन सा है, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। देखिए अप्लाई कर रहे हैं इसे। दो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज फॉर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, पता है हमें।
फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। यही वाला फैक्टर आ गया। साइज और जेड इफेक्टिव कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज। चलिए अब आपके सामने यहां पर कुछ केसेस आ गए, यहां पर ध्यान देंगे, आगे देखने की जरूरत नहीं है। K प्लस Cl प्लस 2 S माइनस 2 Cl माइनस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच करें, जब भी आपको साइज का, IE का, EA का, EN का क्वेश्चन आया, 4 तरह के क्वेश्चन बोले मैंने जनरली, एक रैंडम भी बनता बट जनरली 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्या ये सारे स्पीशीज, आपको देखना है क्या ये सारे स्पीशीज सेम पीरियड के हैं? तो नहीं है। क्या ये सारे स्पीशीज सेम ग्रुप के हैं? तो नहीं है। सेम पीरियड सेम ग्रुप तब देखना जब इन पे चार्ज ना हो, क्योंकि वो न्यूट्रल स्पीशीज की बात होती है। जैसे ही चार्ज आया, 2 बातें हो सकती हैं कि या तो ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होंगे, तो आप देखो क्या ये सेम एलिमेंट है या अलग अलग है? अलग है। तो अगर ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट नहीं है तो फिर ये क्या हो सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि अलग अलग एटम्स दिखे, उन पे अलग अलग चार्ज दिखे, तो सबसे पहले दिमाग में जो घंटी बजनी चाहिए वो क्या है कि कहीं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं। चेक करेंगे, पोटेशियम पे +1 है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 18। कैल्शियम पे +2 है, 18। सल्फर पे -2 है, 18। और क्लोरीन पे -1 है, 18। मतलब ये सब में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 18 है। मतलब इन स्पीशीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब रेडियस हो, IE हो, EA हो, EN हो, Z इफेक्टिव हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे बेटा? कैल्शियम पे। उससे कम पॉजिटिव चार्ज किस पे है? पोटेशियम पे। उससे कम पॉजिटिव चार्ज किस पे है? Cl माइनस पे। सबसे कम पॉजिटिव चार्ज, या उल्टा बोलूं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे? S माइनस 2 पे। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो Z इफेक्टिव ज्यादा, और Z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम। इसका मतलब है कैल्शियम +2 का साइज इन चारों में सबसे छोटा होगा। कैल्शियम +2 का साइज इन चारों में सबसे छोटा होगा। फिर आ रहा है K प्लस। K प्लस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ तो Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा, साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर आएगा पोटेशियम। फिर Cl और S-2 में देखिए नेगेटिव चार्ज दोनों में से ज्यादा किसका? तो जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम, और Z नेगेटिव चार्ज ज्यादा, Z इफेक्टिव कम, Z इफेक्टिव कम तो साइज ज्यादा। मतलब दोनों में से S-2 का साइज सबसे ज्यादा। तो आपको और कुछ नहीं करना, आप तो एक्सट्रीम एंड देख लो। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज सबसे छोटा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज सबसे छोटा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा, साइज सबसे बड़ा। और फिर इसके बचे हुए जो प्लस और माइनस वाले आयंस हैं उनको चार्ज के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन आपके सामने यहां पर गिवन है, देखें इसे। स्पीशीज देखें, क्वेश्चन देखकर पहचानने की कोशिश करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको बोला 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्या ये सारे सेम पीरियड के हैं? क्या नहीं। पहली बात तो ये न्यूट्रल है या आयंस है? आयंस है। आयंस देखते ही एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि सेम पीरियड सेम ग्रुप तो होता नहीं, क्योंकि ग्रुप और पीरियड में न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, आयंस नहीं होते। तो ये आयंस है। आयंस में क्या ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज हैं? तो नहीं। इसका मतलब है कि इनके लिए दिमाग में जो घंटी बजनी चाहिए वो कौन सी घंटी बेटा? कि कहीं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं। ऐसा नहीं कि हर बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकलेंगे, बट चेक करें क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं। तो बेटा N-3 कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। O-2 F- Na+ Mg+2 L+3 सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अगर सब में 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आए या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आए, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही हथियार क्या है? Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, है ना। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखिए इस केस को जब हम सॉल्व करने चले तो जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे छोटा, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे बड़ा। फिर इधर से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, ये ऑर्डर हमारे पास बन के आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ Z इफेक्टिव। चलिए आगे मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयंस दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन मैंने बोला एग्जाम में सेम पीरियड सेम ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या डिफरेंट स्पीशीज के आएंगे। इस बार आयन दे ही रखा है तो
तो पीरियड ग्रुप वाला मामला खत्म है। आयंस देखें, पहला वाला केस पहचाने, क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है? यस। आयन की जब भी बात होगी तो मैं आपको बोल ही चुका हूं, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, एंड दैट इज इनवर्सली, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखिए Fe+2 Fe+3 क्या सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है? यस। यही फॉर्मूला काम आएगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम, मतलब Fe+3 का साइज तो इन सब में सबसे छोटा होना चाहिए था, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, बी देखें, P-3 फॉस्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, क्या ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है? तो नहीं, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। चेक करा, ये सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मतलब दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट हो, एक ही हथियार काम में आएगा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अप्लाई करते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसका है? P-3 का। तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो देखिए नेगेटिव और साइज कैसे दिख रहे हैं? डायरेक्टली। तो नेगेटिव ज्यादा तो साइज ज्यादा, इसका मतलब सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए? P-3 का। बिल्कुल सही है। उससे कम नेगेटिव चार्ज S-2 का तो साइज थोड़ा कम, और सबसे कम Cl-, तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। बाकी भी चेक करते हैं, Na+, Mg2+, K+। ऑर्डर सोचिए, क्या ये सेम पीरियड सेम ग्रुप है? नहीं। क्या ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है? नहीं। फिर दिमाग में आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चेक करिए, अप्लाई करिए। इन दोनों को जब देखा तो बेटा Na+, Mg2+, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकल गए, क्योंकि यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बचा K+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस बनेगा, ये और ये इससे अलग बनेगा केस। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा हुआ है। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज कम, मतलब Na+ और Mg2+ में छोटा कौन होना चाहिए? Mg2+। बड़ा कौन होना चाहिए? Na+। सही है। इनमें 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है, शेल के हिसाब से देखिए, क्लास 9th में आप पढ़ते थे 2, 8, 18 वगैरह, तो बेटा 2,8 मतलब इसमें कितने शेल्स का यूज होगा? 2 शेल्स का यूज होगा। जबकि 18 इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम में है, 2,8,8 अगर मैं फिल करूं तो कितने शेल्स का यूज होगा? 3 शेल्स का यूज होगा। या इसको नोबल गैस के शेल नंबर से भी देख सकते हो। 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दैट इज नियॉन, सेकेंड शेल। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन, थर्ड पीरियड, थर्ड शेल। बेटा 2 शेल्स और 3 शेल्स में से जनरली साइज किसका बड़ा होगा? 3 शेल्स का, क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ है। तो बेटा पोटेशियम का साइज, 3 शेल वालों का साइज इन 2 शेल वालों से बड़ा होना चाहिए, मतलब पोटेशियम एक्चुअल में इनसे बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं दिया, इसलिए ऑर्डर गलत है। और लास्ट हम लोग देखें तो O-2, F- और Br- की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, O-2 है ना, इसकी बात कर रहा हूं, तो क्या कंडीशन बनी? देखें, सबसे पहले चेक करें, सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक माइंड में आना चाहिए। क्या ये दोनों 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? यस। और ये 36 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, नोबल गैस, अभी कॉन्सेप्ट बताया। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी नोबल गैस आती है? हीलियम। हीलियम मतलब कितने शेल के आसपास होने चाहिए? 2 शेल्स। 36 मतलब 4th पीरियड की नोबल गैस आ जाएगी, क्रिप्टॉन आ जाएगी, मतलब इसमें कितने शेल होने चाहिए? 4 शेल्स। 2 शेल और 4 शेल में जनरली साइज किसका बड़ा होगा? 4 शेल का, मतलब ब्रोमीन का साइज बड़ा होना चाहिए दोनों से, बिल्कुल सही है। अब बचे हुए जो दोनों हैं, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो यस। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक ही हथियार, जेड इफेक्टिव, बार बार। बेटा नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा उसका साइज भी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा उसका साइज क्या होना चाहिए था? ज्यादा, इसलिए ये ऑर्डर भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे को मिल गया है, और वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनिक रेडियस ऑफ K+ एंड F- आर नियरली द सेम, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। पर आपको एक कैटायन दे रखा है K+, एक एनायन दे रखा है F-, दोनों का आयनिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट, देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ K एंड F, एटॉमिक रेडियस किस किस का निकालना है? K का और F का। अब इसे देखें बेटा, K+ और K
क्या ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है या नहीं है? सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज में ये कैटायन और ये पेरेंट एटम, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दी पेरेंट एटम, मतलब K प्लस का साइज कम है और K प्लस का साइज कितना है 1.34, मतलब K का साइज 1.34 एंगस्ट्रॉम से क्या होना चाहिए? ज्यादा, मतलब K शुड बी मोर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब ऑप्शन देखो, रेस्पेक्टिवली बात कर रहा है, ये तो 1.34 ही है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो 0.72 है, ये हो नहीं सकता, यहां पर 1.96 है, क्या ये 1.34 से ज्यादा? यस, यहां पर 1.96 है, 1.34 से ज्यादा, मतलब करेक्ट ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा। अब एफ का रेडियस निकालना है बेटा, ये क्या है? न्यूट्रल एटम है, पेरेंट एटम है या एनायन है? एनायन है, और ये क्या है बेटा? पेरेंट एटम। याद करिए, आपको बोला था साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन दी पेरेंट एटम, मतलब एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा है, तो पेरेंट एटम का साइज एनायन के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, मतलब इसका साइज होना चाहिए लेस देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब ऐसा ऑप्शन देख लो इन दो में, सी और डी में, जिसमें फ्लोरीन का साइज 1.34 से कम हो, यहां 1.34 से कम है, यहां 1.34 है, तो यह भी गलत हो गया। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आ रहा है अगला, कि अब हमें, मैंने आपको बोला क्वेश्चन कैसे कैसे, टाइप्स ऑफ रेडियस हमने समझ लिया, अब हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, सेम पीरियड, सेम ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज के कुछ केस हमने अभी कर लिए। अब पीरियड और ग्रुप का जब केस आएगा तो उसे कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। पहली बात, हम पीरियड की बात करें। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, तो इससे जस्ट प्रीवियसली हमने एक टॉपिक पढ़ा था, और वो टॉपिक कौन सा था बेटा? जेड इफेक्टिव। और याद करिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, तो हम लोग यहां पर जो पीरियड में फैक्टर यूज करेंगे, आगे भी यूज करेंगे, वो कौन सा फैक्टर होता है बेटा? जेड इफेक्टिव का। और हमने ये देखा कि एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आएगा, तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। बट नोबल गैसेस के केस में याद रखिएगा, वंडरवॉल रेडियस काम में आएगा, उसके ऊपर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा पूरा फैक्ट पीरियड का, तब हम बात करेंगे, ठीक है? तो जनरल ट्रेंड है इना पीरियड जेड इफेक्टिव। सेकेंड पॉइंट, इना ग्रुप बात करें, तो इना ग्रुप क्या कंडीशन आ रही है कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। ध्यान से देखें, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो डाउन द ग्रुप हमने स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली देखा था कि जनरली जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है ना, थोड़ा बहुत अगर बढ़ भी रहा है तो उतना डोमिनेंट नहीं होता। पर डाउन द ग्रुप एक और बात होती है, इसमें शेल नंबर देखें, 2, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, मतलब यहां 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। एक शेल के ऊपर एक नया शेल आ गया, उसके ऊपर एक और नया शेल आ गया, एक और नया शेल आ गया, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा तो जनरली एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जनरली साइज डिक्रीज होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप जनरली साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। और तीसरा जो केस आता है, यह भी हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट की आ जाए एक ही हथियार बार बार, वो क्या है बेटा? आयनिक रेडियस, या फिर मैं बोलूं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव, ध्यान से सुने, रिवर्स लिखा है, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड जेड इफेक्टिव एंड रेडियस आर ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला फैक्टर हमें जनरली कहां यूज आएगा? जब हमें आयंस दिए होंगे, और आयंस कैसे मिलेंगे? तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के फॉर्म में।